है ना भूमि? तो क्लास में आया कर बेटा। आप सबको पता है कि मैं रिवीजन ही कराती हूँ, जो अपनी रेगुलर क्लास होती है उसमें सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चलती है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हाँ जी, तो रेगुलर रहो, ठीक है। ओके, तो बेसिकली तुम्हारा आज मैंने ग्रुप 17 करवाना है, राइट? तो ग्रुप 13, 14, 15 एंड 16 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना? तो होप सो उनके पीवाई क्यूज भी तुम लोगों ने कर लिए हो। जितना करवाया है नोट्स को रिवाइज कर लिया हो, मैंने सारा एनसीईआरटी बेस्ड ही कराया है। ठीक है, एनसीईआरटी को तो लाइन बाय लाइन, नीट वालों के लिए तो स्पेशली बोल रही हूँ, एनसीईआरटी को कम से कम आपको 2 या 3 बार पढ़ना है, कब तब काम चलेगा। ठीक है। हाँ, अब ये मत सोचना मैम आपने तो डरा दिया, 2-3 बार पढ़ लोगे तुम आसानी से। अभी तुम्हारा मुझे पता है प्रेशर है एग्जाम्स का, आई थिंक 12th का तो तुमने पढ़ भी लिया होगा, ठीक है। ओके, तो आज हम ग्रुप 17 करेंगे, जितना भी 5 बजे तक हो जाएगा उतना करेंगे, और जो थोड़ा बहुत रह जाएगा ना उसको कल ग्रुप 18 के साथ फाइनली हम पी ब्लॉक वाइंड अप कर देंगे। देन सैटरडे एंड संडे जो हमारे 2 दिन रहेंगे, उन 2 दिन में हम एस ब्लॉक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वैसे तो मैं जनरली आपको पता है अब संडे को नहीं ले रही हूँ एक्स्ट्रा क्लास, अभी इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आपका सिर्फ उसमें 12th का ही आएगा, है ना। तो मैं क्या करूंगी ना, मॉर्निंग में ही क्लास रख लूंगी आप लोगों के लिए, है ना। शाम को आप जिसको टेस्ट देना है वो देता रहे, दिन या शाम में, ठीक है। मैं आपकी सुबह क्लास रख लूंगी 9:30 के आसपास, ठीक है। तो ताकि हम सुबह सुबह ही क्लास क्या अटेंड मैम? करके निपट जाए, है ना। तो फिर पूरा दिन जिसका जो भी काम है, मेरा भी जो भी काम होगा वो मैं कर लूंगी। संडे को फाइनली हम इनऑर्गेनिक कंप्लीट कर लेंगे, 11th की जो हमारी रह गई थी, है ना। और 23 से सोमेश सर जैसे भी आप लोगों की क्लास लेंगे वो आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। तो जैसे कि ग्रुप 17 में हमें ये चीजें पढ़नी है, आपको दिख ही रहा होगा ऊपर, तो हम इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जो हमारा टॉपिक है उस पे हम डिस्कस करते हैं। गुड इवनिंग बेटा, ठीक है। तो देखो आपने ना जब भी अगर एनसीईआरटी किसी ने पढ़ी होगी तो आपको पता है सबसे पहले मैं अक्रेंस के बारे में बताती हूँ, ठीक है। तो ये स्लाइड्स तुम्हें ऐसी सुंदर सुंदर मिल जाएंगी, मैं आप लोगों के वहीं फोल्डर में अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो ठीक है, तो ये जो अक्रेंस वाला पोर्शन है आपको बताया एनसीईआरटी, आप कोई भी ग्रुप पढ़ते हैं, इवन अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं तो वहां पे अक्रेंस देखने को मिलती है, तो आप लोगों को इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको पता है ग्रुप 17 को हम क्या बोलते हैं, हेलोजेंस बोलते हैं। तो हेलोजेंस का क्या मतलब है? हेलोजेंस का मतलब ये है सोल्ट प्रोड्यूसर। देखो हेलो तो सोल्ट ही है, जितने भी आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन देखते हैं, बेसिकली वो क्या है, सोल्ट प्रोड्यूसर है। आपने देखे होंगे मैक्सिमम जो सोल्ट्स होते हैं वो हेलाइट्स के होते हैं ना, जैसे NaCl हो गया, MgCl2 हो गया, है ना, NaBr हो गया। तो वही बोला गया है सोल्ट प्रोड्यूसर, ठीक है। इस पे मैं और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही। कुछ नेम आपके जितने भी हेलोजन हैं उसके नेम लिखे हुए हैं, फ्लोरीन लिखा हुआ है, क्लोरीन, ब्रोमीन, उनके ना कलर भी देखते जाओ आप लोग, है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। ये क्या है, स्टैनिन, ये क्या है, टेनिसिन। इनको हम इतना ज्यादा नहीं पढ़ते, इनकी इतनी ज्यादा केमिस्ट्री हमें देखने को नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है? क्योंकि भैया रेडियो एक्टिव है, हाफ लाइफ बहुत कम है इनका, ठीक है, उस पर हमें नहीं जाना है। तो आप जितनी भी मेन रिएक्शंस पढ़ोगे वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन्हीं सबकी पढ़ोगे, यही हम मैंने आपको सिखाया हुआ है। उसके बाद कुछ आपके पास ये है कि अक्रेंस में ही आता है, कुछ फ्लोरीन के कंपाउंड्स है वो आप लोगों को पता होने चाहिए, जैसे फ्लोरोस्पार, है ना। ये क्यों करवाती हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ इनमें से फ्लोरोस्पार का कौन सा फॉर्मूला है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। CaF2 फ्लोरोस्पार बोलते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया था। एपेटाइट देखो ग्रुप 16 में भी आया था, इसमें भी आया है, ठीक है। तो एपेटाइट का जनरल फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, ये फ्लोरो एपेटाइट है। क्रायोलाइट का भी मैंने आपको बताया था, याद करो, Na3AlF6, है ना। और कहाँ कहाँ यूज होता है, एनिमल टीथ एंड बोन्स, वो छोड़ो, मेन आप ये 3 ध्यान रखना, फ्लोरस्पार, क्रायोलाइट और फ्लोरो एपेटाइट का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है जी। आगे चलू, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं होगी कोई दिक्कत। उसके बाद हम बेसिकली क्या है, जनरल ट्रेंड्स आपको सब समझ आने वाला है, क्योंकि आप लोग ना सारा पी ब्लॉक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब तो बस ये लगा लो कि आप लोगों का पिछले वाला रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। ओके,
तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजेंस। जैसे हम पढ़ते हैं, है ना, आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियाई, है ना, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मेरे को ये बता दो कि नीट वाले बच्चे यहाँ पे कितने बैठे हैं, ताकि उससे मेरे को लग जाए अंदाजा कि जेई वाले कितने हैं। हाँ, करना एक बार, नीट वाले। ओके, 17 स्टूडेंट्स हैं। ओके, ठीक है, 17 स्टूडेंट्स हैं, बाकी उसके हैं। ओके, कम ही है। उसके बाद हम आते हैं एक बार ना, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हम देख लेंगे, लेकिन उससे पहले ना एक बार आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो। अगर मैं बात करूं हेलोजेंस की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या होती है, बताना। NH2 NP5। NH2 NP5। जी, NH2 NP5। और N कहां से कहां होता है, 2 to 7 होता है, राइट। तो यहाँ पे आपको टेबल में दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, फ्लोरीन की लिखी हुई है 2s2 2p5 3s2 3p5, आप लोग देख पा रहे हैं ना, मुझे इसको समझाने की भी नीड नहीं है, ठीक है। फिर बोल रही हूँ स्टैनिन और टेनेसिन को मैं डिस्कस नहीं करूंगी। जो भी हम चीजें डिस्कस करेंगे, जो भी हम रिएक्शंस देखने वाले हैं, जो भी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, वो उसमें हम सिर्फ इन चारों की बात करने वाले हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की। ठीक है जी, आगे चलो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको लिखने आती है? यस मैम। ग्रेट। तो उसके बाद फाइनली हम चलते हैं, हमारा जो फर्स्ट ट्रेंड होता है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई का। तो आप लोगों को पता है, क्योंकि ये मैं सेम ग्रुप की बात कर रही हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की, तो यहाँ पे ध्यान रखना कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। आप लोगों को दिख ही रहा होगा, है ना, सब कुछ बना हुआ है जिसमें फ्लोरीन डाउन द ग्रुप क्या है, साइज इंक्रीज हो रहा है। आप चाहे कोवेलेंट रेडियाई भी बोल सकते हो, आयनिक रेडियाई भी बोल सकते हो। वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, क्योंकि आप बोलते हो मैम नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, यही बोलते हो ना आप लोग, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं लेफ्ट टू राइट की, तो आपको पता है लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है। ध्यान से सुनना इस चीज को, जो अपन ये वाली बात सीखते हैं बच्चे कि लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, तो वो मैं किसकी बात करती हूँ कि ग्रुप 13, सॉरी, ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 17 तक क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है, क्योंकि आप बोलते हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। लेकिन ये चीज वैलिड नहीं है फॉर 18th ग्रुप एलिमेंट्स, जो जिसको आप नोबल गैसेस बोलते हो। मैंने आप लोगों को बताया था कि नोबल गैसेस की जो आयनिक या एटॉमिक रेडियाई है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि इन सब में तो क्या है, कोवेलेंट रेडियाई है, जबकि आपके नोबल गैस में कौन सी रेडियाई है, वंडरवॉल्फ रेडियाई है। और मैंने आपको सिखाया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में कि वंडरवॉल्फ रेडियाई सबसे ज्यादा होती है, बाद में हम मेटेलिक, कोवेलेंट और आयनिक की बात करते हैं, राइट। तो अगर मैं पूछूं पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम साइज, सबसे छोटा साइज किसका है, तो वो ग्रुप 17 वालों का है। तो अगर मैं पीरियड वाइज चलूं तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, फिर फ्लोरीन हो गया। समझ में आई ये बात? ग्रुप 18 पे मत लगा देना, ये नोबल गैसेस का साइज जो होता है, उनकी जो रेडियाई होती है वो बाकी सबसे बड़ी होती है, ठीक है। चलिए, उसके बाद इन्होंने क्या करके दिखा रखा है, उन्होंने एक ये फिगर सा बना रखा है फ्लोरीन और एफ नेगेटिव का सा। ये तो तुम लोगों को पता ही है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी कि जो अगर मैं रेडियाई की बात करूं तो केटायन की रेडियाई छोटी होती है, अनायन की बड़ी, अनायन की सब, एम सो सॉरी, उल्टा लिख दिया, एक मिनट रुको। हाँ, अनायन की रेडियाई सबसे ज्यादा, फिर न्यूट्रल वाले की, एंड फिर केटायनिक रेडियाई, ये ऑर्डर रहता है। मैंने कहा था भूलना मत, तो वही उसको समझा रखा है कि फ्लोरीन की जो रेडियस है वो देखो 64 पिकोमीटर है और इसकी 133 पिकोमीटर है। तो देखना एक बार तुम्हें समझ आ रहा है, वैसे तो मैंने तुम लोगों को समझाया भी था ये, ठीक है, ठीक है ना। जो ये अनायनिक क्लोरीन है, इसकी आयनिक रेडियाई याद है, क्योंकि तुम्हें पता है जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी रेडियाई ज्यादा होगी। मैम उसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं बच्चा आयनाइजेशन एंथैल्पी की। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, कोई बच्चा एक्सप्लेन करेगा? अंकुश, व्हाट डू यू मीन बाय आयनाइजेशन एंथैल्पी? मैं बताऊँ? नहीं, ये अंकुश है क्या यहाँ पे? Ma'am, the amount of enthalpy required to remove an atom from isolated gaseous atom. टू रिमूव
इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम। अच्छा, कौन सा इलेक्ट्रॉन? मैम ऑब्वियसली वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, हाँ मनस्वी। मैम यही बोलना था। ठीक है, तो अंकुश ने ठीक बोला है कि मुझे कितनी, मैं तो अपनी ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है आप लोगों की, कि कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, जैसे कि उसने बोला कि वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो अगर मैं सेम ग्रुप की बात करूं तो आप लोगों को पता है कि डाउन द ग्रुप अगर मैं जाऊं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि मैम डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज बढ़ेगा, जो न्यूक्लियस है और जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है उनके बीच डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो आप कम एनर्जी में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो। और सबसे अच्छी बात ये है, इनके साथ इनका डेटा भी दे रखा है। तो किसी को कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको ना डेटा चाहिए ही होता है, डेटा के बिना वो बात मानते नहीं है कि टीचर सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो यहाँ पे तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज भी लिखी हुई है, तो आप लोग देख सकते हो कि डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, आपकी आयनाइजेशन डिक्रीज होती है। देयर इज नो एक्सेप्शन इन दीज। ठीक है, क्लियर है आयनाइजेशन एनर्जी का? ओके, तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया? एटॉमिक रेडियाई पढ़ लिया, आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ लिया। तो वही जो मैं अभी बोल रही थी कि साइज बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस एंड। अच्छा पहले ये बताओ, ये अच्छा लग रहा है क्या बना हुआ? ये खराब लग रहा है? ठीक लग रहा है। ठीक है मैम। अच्छा ठीक, शर्म करो, ठीक लग रहा है बोलो, सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। मैम बोलो अच्छा अच्छा लग रहा है। लगता है। सूदी कहती मैम ठीक लग रहा है, सीरियसली इतना मैम हैंड टाइम रिटन ही लगा ज्यादा कि आज पसंद आती है ना। अब मैं सुबह से बैठी हूँ इसको बनाने। चलो ठीक है, ओके हैंड मैम रिटन। हैंड रिटन ज्यादा सही लगता है इसीलिए। अच्छा, हैंड रिटन मैं इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मेरे को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराना है। हैंड रिटन कराती तो ये 3 घंटे में खत्म होता ना। चलो यस ठीक है, मैम। कल हैंड रिटन मिलेगा तुम्हें। आज टाइम नहीं था मेरे पास, इसलिए मैंने फिर स्लाइड्स ली। ओके, तो उसके बाद हम क्या करने वाले हैं? ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो स्तुति बताएगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, बताओ। आज तो तुमसे क्वेश्चन ही पूछूंगी, बहुत पढ़ लिया तुमने पी ब्लॉक। आज तुम ही कराओगे पूरा ग्रुप 17। मैं सिर्फ आपको केमिकल रिएक्शंस पढ़ाऊंगी। हाँ, क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? हम जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, सोच लो। फिर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? मैम रिलीज होती बस, रुक गए, खत्म। कौन बताएगा? है। मैम रिलीज होती है। हाँ, नैन्सी बताओ। मैम जो एनर्जी रिलीज होती है जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है आइसोलेटेड गैसियस सिस्टम में। हाँ ठीक है, और आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूँ तो आपको एनर्जी चाहिए होती है। मैंने बताया था ना, आयनाइजेशन एनर्जी आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है, राइट? यस तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूं तो लेफ्ट टू राइट तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, लेकिन अगर मैं डाउन द ग्रुप बात करूं तो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाती है? लेस नेगेटिव हो जाती है। समझ रहे हो लेस नेगेटिव का मतलब क्या है? देखो इधर, ये तो एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है। वैसे देखो 320 349 से 325 हुई, 296 हुई, तो डाउन द ग्रुप हम क्या पढ़ते हैं जनरली? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? कम होती है। लेकिन मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी कि थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? सेकंड पीरियड के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। ठीक है, मैंने इसकी सारी एक्सेप्शंस आपको ऑलरेडी लिखवा दी थी जब हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कर रहे थे। ठीक है, तो क्योंकि हम ग्रुप 17 की बात कर रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए थी। बेटा, फियर ऑन अर्थ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं चल रही, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चल रही है बेटा, है ना? तो वैसे तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आप कहोगे कि मैम वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक इलेक्ट्रॉन है ले लेगा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जल्दी से उसको खींचेगा, है ना? तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए। बट यहाँ पे तो जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग टू 349 हमारी क्लोरीन की ज्यादा है। ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है क्लोरीन की ज्यादा है फ्लोरीन के कंपैरिजन में। क्यों ज्यादा है ये मैं ही बता देती हूँ। ठीक है, मैम क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन में ना जो रिपल्सन ज्यादा होगा, साइड यहाँ पे छोटा देखो,
यहाँ पे होता है 2s2 3p5 और जबकि क्लोरीन में होता है 3s2 3p5। तो फ्लोरीन का साइज छोटा है, आपको दिख भी रहा है। तो फ्लोरीन का साइज छोटा है तो जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसमें अट्रैक्शन होने की वजह से छोटे साइज होने, अब एटम है तो एटम में इलेक्ट्रॉन तो होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा आपके न्यूट्रल एटम में, आप बोलते हो गैसियस एटम में, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। वायर इन केस ऑफ क्लोरीन वी हैव 3p ऑर्बिटल, 3 उसका साइज ज्यादा बड़ा है फ्लोरीन से, है ना, 2p से ज्यादा बड़ा है, तो उसमें जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन वाला फैक्टर है वो नहीं होगा, कम होगा, तो आराम से मजे से इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो जाएगा। अब हो जाएगा तो क्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है, यानी कि सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है, फ्लोरीन की नहीं होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फ्लोरीन की ज्यादा होती है, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होती है, क्लोरीन की ज्यादा होती है, फ्लोरीन की नहीं होती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की, इन ग्रुप नंबर 17। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। यस मैं यहाँ पे क्या करूं, वैसे मैंने आपको रीजन लिखवाया भी था, एक बार फिर भी यहाँ पे लिख देती हूँ, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन टेक्स प्लेस, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी उसकी कम है, ठीक है। तो ये वही बना रखा है जो मैंने आप लोगों को बताया था कि लेफ्ट टू राइट डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, लेस नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो बस यही बताया था मैंने। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बोलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, आप लोग देख पा रहे हैं, फ्लोरीन की 4 है, 3.2 है, इसकी 3 है, इसकी 2.7 है। क्लियर हो गया आप सभी को, आगे चलूं, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। आपको पता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ते हैं हम, हमेशा मेल्टिंग पॉइंट पढ़ते हैं, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते हैं, डेंसिटी पढ़ते हैं, ठीक है। ओके तो इसमें एक नया भी इंक्लूड हुआ है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो वो भी मुझे आपको लोगों को बतानी है। तो पहले हम देख लेते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट का क्या ट्रेंड हमें दिख रहा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में मेल्टिंग पॉइंट जो है, जैसे ही आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो इंक्रीज हो रहा है। इन सेम केस बॉइलिंग पॉइंट में भी देखो 84 से 239, 332 एंड 458.2। अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि देयर इज नो एक्सेप्शन इन मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इन डेंसिटी एज वेल, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप अगर मैं यहाँ पे लिख दूं आप लोगों के लिए कि डाउन द ग्रुप आपका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका रीजन क्या बोलोगे आप लोग, ड्यू टू इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, यही बोलोगे ना आप लोग। बॉइलिंग पॉइंट कैसे आप बताते हो, बताओ, चुप तो ऐसे बैठो जैसे कभी पढ़ा ही नहीं होगा, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा ही नहीं कभी तुम लोगों ने। किस किस चीजों पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर मास पे भी डिपेंड करता है, भूल गए क्या। डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा इस केस में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। पहले ये तो बता दो आवाज सुनाई दे रही है या नहीं सुनाई दे रही। यस मैम। Yes, ma'am. ओके उसके बाद मैम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इधर देखो, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी, है ना। बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कितनी ज्यादा चाहिए, वो आपकी मतलब कितनी रिक्वायर्ड है, वो आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ठीक है, ओके। तो आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए, किसकी बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी, फ्लोरीन के, क्लोरीन के, ब्रोमीन के, आयोडीन के, बताओ क्या लगता है। बॉन्ड क्लोरीन। तो मत देखो, एक्सपेरिमेंटल डाटा तो ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डेटा से आपको दिख रहा है मैम क्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, जो ज्यादा, हाँ गुंजन ने ठीक पकड़ा, जो मैं पूछना चाह रही हूँ
वो कह रहे हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा तो उसको ज्यादा चाहिए होगी, तुम ये बोल लो। यहाँ पे मेरी सुनो बात ध्यान से, आप क्या सोचोगे कि फ्लोरीन का ठीक है साइज छोटा है, हो सकता है बोन स्ट्रॉन्ग हो, ज्यादा बोन डिसोसिएशन एंथैल्पी चाहिए हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर मैं पहले आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा दिखाऊं तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि सबसे ज्यादा किसकी होती है, देखो इधर, क्लोरीन की होती है, देन ब्रोमीन की, और फ्लोरीन तो उसके बाद में आता है। यानी कि पहले क्लोरीन, मतलब क्लोरीन वाले केस में आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए डिसोसिएट करने के लिए Cl के बॉन्ड को, फिर ब्रोमीन के, देन फ्लोरीन को, और सबसे लास्ट में आयोडीन को। तो ये वाली चीज क्यों है कि वाई, क्यों कि F2 में हमें इतनी कम एनर्जी क्यों देनी पड़ रही है? क्योंकि रीजन सुनो, फ्लोरीन का साइज क्या होता है, छोटा होता है। पहले बोलो हाँ के ना। यस मैम। इनका साइज Yes, ma'am. छोटा होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर भी है, इसके पास भी है मैम। अब छोटे छोटे साइज में क्या होगा, वही इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा। अब होगा तो इट मींस मुझे ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, यानी कि ये बॉन्ड क्या है, वीक है, कम एनर्जी में ये टूट जाएगा। मुझे 158.8 किलो जूल पर मोल की एनर्जी देनी पड़ेगी FF के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। जबकि Cl में और Br में क्या है, साइज बड़ा है, ठीक है। तो मुझे एज कंपेयर टू फ्लोरीन थोड़ी ज्यादा एनर्जी देगी, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन नहीं है, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों से पूछा जाता है। तो आप लोगों को ये तो पता होता है बच्चों को कि F2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है। जनरली आप क्या ऑर्डर लगा देते हो, Cl2 F2 Br2 I2, नहीं, पहले Cl2 आएगा। यहाँ से आपके पास डाटा है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले Cl2, देन Br2, देन F2, देन I2। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट, बॉन्ड डिसोसिएशन वाला? ग्रेट, ठीक है। उसके बाद ना थोड़ा सा कलर भी ध्यान रख लो। वैसे आपको यहाँ पे कलर भी दिया हुआ है कि F2 का जो कलर होता है ये कैसा होता है, आपका येलो होता है, Cl2 ग्रीनिश येलो होता है, Br2 आपका क्या होता है रेडिश ब्राउन होता है, I2 आपका वोलेट पर्पल होता है। फ्लोरीन आपकी गैस हो जाएगी, ठीक है। Cl2 Br2 लिक्विड है आपके, और I2 क्या हो जाएगा आपका, सॉलिड है। आपको पता है ना, जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है हम उनको बोल देते हैं कि वो गैस है, बीच वाले लिक्विड स्टेट में, एंड आपके जो हायर मॉलिक्यूलर मास वाले हम उनको बोल देते हैं सॉलिड। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं मेरे से। तो आप लोगों को इनके कलर पता होने चाहिए, कलर नहीं पता होगा ना तो कई बार क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो F2 Cl2 Br2 और I2 का आप लोगों को कलर क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं, सॉरी मैंने क्लोरीन को भी लिक्विड बोल दिया, आई थिंक क्लोरीन गैस होंगे, Br2 आपका लिक्विड फॉर्म में है। आपने देखा होगा ब्रोमीन, देखा है आप लोगों ने लैब में? यस मैम। देखा है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, मतलब वैसे ऑरेंज जैसा लगता है, उससे बहुत ज्यादा ब्रोमीन गैस के निकलती साथ हम रहती है। काम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें थोड़ा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं जब हम ब्रोमीन के साथ काम करते हैं, हाथों में ग्लव्स पहने। और फ्लोरीन से तो आपको पता करते ही नहीं है, ठीक है। जनरली हम लैब में ब्रोमीन की काफी सारी रिएक्शंस होती हैं तो हम ब्रोमीन को यूज करते हैं। तो फ्लोरीन गैस हो गया, ब्रोमीन लिक्विड हो गया ये। उसके बाद हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज पे, तो हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता है मैम आप ऑक्सीडेशन स्टेट का बताते थे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या ख्याल है अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं? तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं बात करूं बच्चे फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन क्या होता है, 1s2 2s2 2p5 होता है। यस मैम। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से सुनते जाना, सब कुछ आपके सामने है, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको देखना है एंड जो मैं चीजें समझाती जा रही हूँ वो समझते हुए चलना है। तो फ्लोरीन को अगर मैं दिखाऊं, ग्राउंड स्टेट दिखाऊं फ्लोरीन की, तो ये S वाली ऑर्बिटल है 2s वाली, और ये 2p वाली, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एक्साइटेड स्टेट की, तो एक्साइटेड स्टेट में तो वो जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि मैम उसके पास 2d ऑर्बिटल नहीं होती है। अभी पूरा पी ब्लॉक तुम पढ़ चुके हो, थोड़ा एक्टिव रहो, मुझे तो ऐसा लग रहा है पी ब्लॉक आता ही नहीं तुम लोगों को, ठीक है। तो 2s2 2p5, यानी कि अगर मेरे को ऊपर देखो, अभी नीचे मत चलना, अगर मैं एक्साइटेशन करवाऊं तो आप पी वाला जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको कहाँ, सॉरी जो आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको कहाँ पे एक्साइटेड करवाओगे भैया, उसके पास d ऑर्बिटल ही नहीं है। यानी कि क्या मैं बोल सकती हूँ कि फ्लोरीन यहाँ पे -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, क्योंकि इसके पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर पाएगा।
एक ही बॉन्ड Yes, ma'am. बनाएगा फ्लोरीन। Yes, ठीक है, ma'am. तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1 और +1। +1 क्यों लिखा हुआ है, ठीक है, +1 आप हटा दो, +1 नहीं होगी, -1 होगी। क्यों होगी, क्योंकि फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पूरे पीरियोडिक टेबल में नहीं होता है। ठीक है, समझे। तो ये आपका क्या दिखाएगा, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। मतलब ये बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि एक अनपेयर्ड है तो या तो -1 दिखा सकता है या +1 दिखा सकता है, लेकिन मैं फ्लोरीन की बात करूं तो वो -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। ठीक है, यस मैम। चलिए आगे। Ma'am. ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखो हेलोजन एटम, एक सेकेंड, एक काम करो, इसको ना, इसको हटा दो, इसको ऐसे ही लिखे रहने दो और यहाँ पे लिख लो फ्लोरीन शो, लिख लो फ्लोरीन शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका रीजन भी लिख सकते हो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, दूसरा इट हैज नो वैकेंट डी ऑर्बिटल। लिख सकते हो, लिख लो इसको, यहाँ पे स्पेस नहीं है, नहीं तो मैं लिख देती। ठीक है, चलो मैं लिख देती हूँ, ड्यू टू, यहाँ पे लिख लेना आगे, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। और सेकंड पॉइंट में आप लिख सकते हो स्टार बना के, इट हैज नो वैकेंट डी ऑर्बिटल। बोलो सही है। तो अगर Yes, आप Yes, ma'am. पूछे कि फ्लोरीन -1 ही क्यों दिखाती है, तो -1 का रीजन तो आप लोग ये दे दोगे कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। -1 के अलावा और कोई क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि मैम उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। अभी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं हेलोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट अदर देन फ्लोरीन। ठीक है, तो फ्लोरीन के अलावा अगर मैं बात करूं, सपोज क्लोरीन का ले लेते हैं यहाँ पे केस, तो उसमें क्या होगा, 3s2 3p5 होगा। तो उसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड। ठीक है मैम, उसके पास 3d भी है। अब 3d है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन देखना, यहाँ पे कर्सर को देखो, ये वाला एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है, गया। ऐसी मैम ये वाला भी जा सकता है, ऐसी मैम ये भी जा सकता है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कितने टाइप की ऑक्सीडेशन, कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं फ्लोरीन के अलावा बाकी एलिमेंट्स। मैम +1 भी कर सकते हैं। +1 क्यों कर सकते हैं, अगर मान लो उनके कंपाउंड्स फ्लोरीन के साथ बनेंगे तो वो +1 शो करेंगे, हाँ या ना, बोलो। यस मैम। अगर फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि मान लो सपोज मैं क्लोरीन ले रही हूँ, तो वो अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो उनकी क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। यानी कि फ्लोरीन के अलावा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मैम वो +1 भी शो कर सकते हैं, मैम वो -1 भी कर सकते हैं, मैम वो +3, +5, +7, ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि मैम उनके पास डी ऑर्बिटल है, वो एक्साइटेड स्टेट में अपने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड कर सकते हैं और वो सारे के सारे बॉन्ड फॉर्मेशन में फिर पार्टिसिपेट करेंगे। तो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट तुम लोगों को क्लियर हुआ। यस मैम। ठीक है, ओके। तो फ्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड, या मैं बोल सकती हूँ अपने वैलेंसी को क्या एक्सपेंड नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं आगे। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बताया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो समझ में आ रहा होगा, इधर देखो। ठीक है, क्योंकि इसके पास -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा क्योंकि डी ऑर्बिटल है, सॉरी डी ऑर्बिटल नहीं है। हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ClBr की, अगर मान लो आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाते हैं, जैसे IF7 है, ये इंटर हेलोजन कंपाउंड है जो हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो ऑक्सो एसिड्स बना रहे हैं, Cl2O7 हो गया। ठीक है, समझ रहे हो, तो ये वाले हम पढ़ेंगे, भी पढ़ेंगे, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना नेगेटिव कब होगी और पॉजिटिव कब होगी, ये तो तुम बता ही सकते हो। अगर क्लोरीन के साथ फ्लोरीन लगा होगा तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन प्लस वाली ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, अगर उनसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले होंगे तो वो फिर -1 वाली शो करेंगे। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। ठीक है, ओके। ऑक्सो एसिड्स बहुत सारे पढ़ाऊंगी मैं आपको, HClO4, HClO, HCl2, HClO3 बहुत सारे पढ़ेंगे हम। ठीक है, इसको अभी के लिए हम छोड़ देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल रिएक्टिविटी पे। तो मुझे तो नहीं लगता इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की नीड है। अगर मैं बात करूं F2 की, Cl2 की, Br2 की, I2 की, तो रिएक्टिविटी क्या होती है आपकी, डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। पता है ना, फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों रिएक्टिव है पता होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
यही बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, तो ma'am. जितने वैसे तो सारे के सारे हेलोजेंस आपके रिएक्टिव होते हैं। अभी मैं आपको रिएक्शंस भी पढ़वाऊंगी कि आपको कौन कौन सी रिएक्शंस करनी है, लेकिन अगर आपसे पर्टिकुलर कोई पूछे तो F2 ज्यादा रिएक्टिव होगा, है ना। हमने कहाँ पढ़ा था, जब मैंने आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ाया था, मैंने कहा था इसकी वाली रिएक्शंस काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है ना, तो काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है। जनरली हम आपने देखा भी होगा F2 वाली रिएक्शंस पढ़ते ही नहीं है ना। Yes, ma'am. है ना, तभी हमने एल्काइल फ्लोराइड को बनाने के लिए हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स में क्या लिए थे, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड के सोल्ट्स लिए थे, है ना, स्वार्ट्स रिएक्शन जिसको बोला था। ओके, उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया, इधर देखो, ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, जब आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी थी, जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे, राइट, तो वहां पे आपको टेबल में दिखा होगा कि सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है आपका लिथियम और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है आपका कौन, फ्लोरीन। फ्लोरीन होता है। ठीक है, रिएक्टिविटी हमने देख लिया कि हेलोजेंस रिएक्टिव होते हैं बहुत ज्यादा। आप इसको इस बेसिस पे भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि वाई हेलोजेंस आर रिएक्टिव, क्योंकि मैम हम उनको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए, इस वजह से वो ज्यादा टेंडेंसी रखते हैं एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, जिसकी वजह से वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको क्या बता रही थी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। किसके बेसिस पे हम ये बता रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज पे बता रहे हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, इसका 2.87 है, इसका 1.36 है, 1.09 है, इसका 0.54 है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, फ्लोरीन है। अब मुझे ये बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है बच्चे, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, दूसरों को खुद को ऑक्सीडाइज reduce। करें, खुद को और रिड्यूस। खुद को रिड्यूस। ठीक है, ये तुम लोगों को सब कुछ पता है। अब यहाँ पे देखो, वैसे तो ये रिएक्शन लिखी हुई है, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ अलग से तुम लोगों को समझाती हूँ। जैसे मान लो फ्लोरीन है, इसके साथ सपोज मैंने ले लिया NaCl ले लिया, है ना, NaCl ले लिया, तो अब क्या करेगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, तो ये अपने आप को रिड्यूस करके F- में चला जाता है, राइट। और इसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। यहाँ पे Cl क्या है, -1 में है, तो यहाँ पे क्या बना लेता है, Cl2 बना लेता है। देख पा रहे हो, अगर मैं आपको इस रिएक्शन में दिखाऊं, ये 0 है, ये -1 है, ये -1 है, ये 0 है, आप देख पा रहे हैं फ्लोरीन ने यहाँ पे अपना ऑक्सीडाइजिंग नेचर दिखा दिया। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे X क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, क्योंकि फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग नेचर बहुत ज्यादा है, यानी कि वो क्लोरीन को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, ब्रोमीन को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है और आयोडीन को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। बताओ हाँ या ना। यस यस मैम। इस वजह Yes, से ma'am. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, X जो है आपका क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। बट अबाउट Cl2, तो Cl2 किसको कर सकता है ऑक्सीडाइज, सिर्फ ब्रोमीन को कर सकता है और आयोडीन को कर सकता है। और ब्रोमीन किसको कर सकता है, सिर्फ आयोडीन को कर सकता है, आयोडीन बेचारा किसी को नहीं कर सकता। ठीक है, समझ में आई, इसलिए इन तीनों की यहाँ पे रिएक्शन लिखी हुई है। तो मुझे तो नहीं लगता इसमें कुछ रट्टा मारने जैसा है, सिंपल है। ठीक है, तो आपका जो फ्लोरीन है वो सबसे क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाँ जी, इतना क्लियर हो गया सबको बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ग्रेट। ओके, उसके बाद हम क्या बात करेंगे, आगे हम चलते हैं। ओके, यहाँ पे आ जाओ। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टीज में कि मैम हैलोजेंस आपके बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, है ना, जिसमें हमने देखा कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है मैम, रिएक्टिव होता है। तो अब क्या करेंगे, हम उसके देखेंगे कि वो किस किस के साथ रिएक्ट कर सकता है। और एक चीज अपने माइंड में ध्यान रखना कि F2 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अभी यहाँ पे देखो रिएक्शन समझ में आ जाएगी देखते ही। फ्लोरीन जब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ ताकि जब आप इसको रिवाइज करें तो थोड़ा सा फोकस होके देखें। ठीक है, फ्लोरीन
अगर जब पानी के साथ देखो बैलेंसिंग वैसे इसमें करवा रखी है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि रिएक्शन में एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो जब फ्लोरीन पानी के साथ रिएक्ट करता है तो आपको क्या मिलता है, F नेगेटिव। ठीक है, अपने आप को उसने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। वाटर में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, किस में कर देगा, O2 में कर देगा। बोलो, इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, समझ में आई? उसके बाद आओ आगे, उसके बाद आओ आगे। उसके बाद हम बात करते हैं, X2 लिया है मैंने। अब यहाँ पे X क्या हो सकता है तुम्हारा, क्लोरीन हो सकता है और ब्रोमीन हो सकता है। ध्यान से देखना इस चीज को, क्लोरीन हो सकता है और ब्रोमीन हो सकता है। अगर मान लो मैं क्लोरीन की बात करूं और वो पानी के साथ रिएक्ट करे तो ध्यान रखना वो क्या बनाता है, एक तो आपका हैलाइड बनाता है और एक आपका HOX टाइप का कंपाउंड बनाता है। इसको क्या बोलते हैं, लिखो यहाँ पे, ये होता है आपका हाइपोहैलस एसिड और इसको हम बोलते हैं हेपोहैलिक। आपको देखने को मिलेगा ये हाइपोहैलिक एंड हाइपोहेलस। हाइपोहेलिक क्या है, यही है HF HCl HBr, यही है। ठीक है, हाइपोहेलस क्या है, HOX, मतलब X यहाँ पे आपका Cl हो सकता है, Br। यहाँ ध्यान से सुनना कि जब फ्लोरीन पानी के साथ रिएक्ट कर रहा था तो क्या कर रहा था, O2 दे रहा था। लेकिन जब क्लोरीन और ब्रोमीन ने रिएक्ट किया पानी के साथ तो आपको क्या मिल रहा है, HX और HOX मिल रहा है और O2 बाहर निकल रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? आपको हाइपोहैलिक और हाइपोहेलस एसिड मिल रहा है। बोलो, ये चीज समझ में आई? Yes, ma'am. इसके लिए है जब आपका X क्या होगा, क्लोरीन होगा और ब्रोमीन होगा। उसके अलावा आओ हम बात करते हैं आयोडीन वाली रिएक्शन की। आयोडीन वाली रिएक्शन में क्या है, बस इतना ध्यान रखना, जो फ्लोरीन वाली रिएक्शन है उसके बिल्कुल रिवर्सिबल है। देखना, देखो बिल्कुल फ्लोरीन के रिवर्सिबल है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आयोडीन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। देखो, क्योंकि उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, बिहेवियर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर बहुत कम है ना, अभी पढ़ा था, ये देखो। तो ये क्या करता है, इधर देखो, -1 से 0 खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है ये। ठीक है, और ध्यान रखना ये कैसी रिएक्शन है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ये। बस इतना ध्यान रखना कि आयोडीन की रिएक्शन रिवर्सिबल होती है फ्लोरीन से। ठीक है, जो हमने फ्लोरीन का पढ़ा उसका उल्टा होता है आयोडीन का, क्योंकि उसका जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है जी, बोलो हाँ के ना, समझ में आ गया बेटा? ओके, उसके बाद हम आते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन पे। ये आपको पता है, मैंने हर किसी में आप लोगों को कराया है। जो ग्रुप नंबर जो भी हम स्टडी कर रहे हैं उनका जो पहला एलिमेंट होता है उसका बिहेवियर कैसा होता है, डिफरेंट होता है बाकी वाले एलिमेंट से। तो मैम इसमें फ्लोरीन में क्या क्या चीजें हैं जो उसको बाकी उसके मेंबर से अलग बना रहा है, तो हम लोग देखते हैं। अगर हम सबसे पहले देखें, उसका साइज क्या होता है, छोटू होता है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी ज्यादा होती है। सिंपल ये बोलो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये मत देखना हायर देन एक्सपेक्टेड, क्वाइट लोअर देन एक्सपेक्टेड, इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, जो तुमने पढ़ा है बस वही। ठीक है, स्मॉल साइज हो गया है ना, हाई एनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और क्या हुआ, बोन डिसोसिएशन एंथैल्पी होनी तो ज्यादा चाहिए थी, बट क्या है, कम है। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम है, आयनिक एंड कोवेलेंट रेडियाई कम है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए थी, ज्यादा, कम है। तो ये आपके कुछ एनोमलस बिहेवियर हैं फ्लोरीन के। और क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है, यहाँ पे लिख सकते हो, वैकेंट d ऑर्बिटल इज एब्सेंट। ओके, ऊपर से और क्या लिख सकते हो, शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। बोलो हाँ के ना? तो अगर आपको कोई भी बोले एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, अर्शिता हो क्या यहाँ पे आप? यस मैम। ओके, तो एनोमलस बिहेवियर आपसे कोई पूछे फ्लोरीन का या इवन किसी भी फैमिली का फर्स्ट मेंबर का, तो आप लोग सब बता सकते हो। कुछ चीजें तो बहुत कॉमन है, लेकिन फ्लोरीन में कुछ ज्यादा चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, बोन डिसोसिएशन एनर्जी हो गया, ये सब। आगे चलूं बेटा? यस मैम। यस मैम। ये देखो,
यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, तो ये भी एनोमलस बिहेवियर में ही आ जाता है कि फ्लोरीन जो है अंडरगोज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये आप लोगों को दिख रहा है बना हुआ, ठीक है। और जो आपका HF होता है वो लिक्विड होता है। लिक्विड क्यों होता है? बाकी सारे गैसेस होते हैं, बताया ना मैंने, HCl हो गया, ये गैस है, HCl गैस है, ठीक है। तो HF लिक्विड क्यों होता है? ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी आप लोगों को पता है, ठीक है। तो ये भी आप एनोमलस बिहेवियर में लिख सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया ऑलरेडी, स्मॉल साइज है, डी ऑर्बिटल नहीं है। उसके बाद आते हैं हम रिएक्टिविटी देखनी है हमें, हाइड्रोजन के टूवर्ड्स क्या उसकी रिएक्टिविटी रहेगी, कैसे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, एंड दूसरे हेलोजन्स के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। इनको हम इंटर हेलोजन कंपाउंड्स भी बोलते हैं, जो हम कल वाली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं 1 बाय 1 स्टडी करती हूँ, मतलब बताती जाती हूँ आपको। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि जब आपके हेलोजन आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, देखो इधर, जब F2H2 के साथ कंबाइन करेगा तो मैम HF बनाएगा, Cl2 जब H2 के साथ कंबाइन होगा तो मैम HCl बनाएगा, Br2 HBr एंड I2 HI। तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वो HF, HCl, HBr, HI ये वाले आपके कंपाउंड्स बनाने वाले हैं। क्लियर है? पहले तो ये बताओ, ठीक है। यस मैम। ओके ग्रेट। अभी ना हमें क्या करना है, आप लोगों को याद होगा जब मैं आपको पहले ग्रुप्स पढ़ा रही थी तो उसमें भी मैंने आई थिंक ये वाले तो करवाई थी, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो गई, आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो गई, लेकिन सवाल ये नहीं है कि बनेगा क्या, सवाल ये है कि आएगा कैसे, है ना। पेपर में इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो पेपर में इससे क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे? सबसे पहला बनेगा एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? तो अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछूं तो आप लोग बता सकते हो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? मैम HI होगा, HBr होगा, HCl होगा, देन HF होगा। क्यों मैम, ये क्यों बोला आपने? आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले को नहीं देखा? नहीं देखा। मुझे ये दिख रहा है कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो हाइड्रोजन का साइज तो छोटू सा है, आयोडीन का बड़ा है, तो बॉन्ड क्या हो गया आपका? वीक हो गया। और अगर वीक हो गया तो आप उसको इजीली ब्रेक कर सकते हो, उसके लिए आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से H+ क्या हो जाएगा वहां पे? इजिली रिलीज हो जाएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ तो सबसे ज्यादा HI की होगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं बॉन्ड लेंथ की, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? वो भी HI का ज्यादा होगा, HBr का, फिर HCl का, देन HF का। बोलो हाँ के ना। यस मैम। और अगर मैं बात करूं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की, तो वो किसकी ज्यादा होगी? एनर्जी बोल दो, एंथैल्पी बोल दो, किसकी ज्यादा होगी? HF की ज्यादा होगी। HI। फिर HCl, HI की होगी क्या दीपांशु? ठीक है। अगर मैं बात करूं थर्मल स्टेबिलिटी की, तो थर्मल स्टेबिलिटी किसकी होगी सबसे ज्यादा? बोलो ना स्टेबिलिटी की। अरे तुम लोग पता नहीं क्या ही गई बात। हाँ बोलो ना फिर। HF, HCl, HBr, HI। अब तक तो तुम्हें ऐसे टिप्स पे हो जानी चाहिए चीजें, ज्यादा इतना ज्यादा तुमने पी ब्लॉक पढ़ लिया है ना। ओके, अगर मैं बात करूं रिड्यूसिंग नेचर की, तो रिड्यूसिंग नेचर किस पे डिपेंड करेगा? जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वही आपका रिड्यूसिंग नेचर का भी होगा। बोलो हाँ के ना। तो ये 1 2 3 ये 4 था, ये 5 मैं यहाँ पे घुसा रही हूँ, ठीक है। तो रिड्यूसिंग नेचर क्या हो जाएगा? तो देख लो, इसमें हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए अब, है ना। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? HI का, फिर HCl का, फिर HBr का, और फिर HI का। देखो एक बार, HF। ठीक है। ओके, अगर मैं बात करूं बॉइलिंग, हाँ बोलो। HF आएगा। ओ सॉरी, अगर मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट की, उसके हिसाब से तुम क्या बोलोगे? बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा? HI का। HI का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। किसके अकॉर्डिंग बताया? मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग बेटा। देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रायोरिटी दोगे, क्योंकि उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग क्या होती है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HF के मॉलिक्यूल को जोड़ते जाओ, जुड़ते जाएंगे, एसोसिएट होते जाएंगे, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा बॉयल करने के लिए। तो पहले आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट लगाओगे, उसको प्रायोरिटी दोगे, उसके बाद आप लगाओगे
मॉलिक्यूलर मास का, तो HI, फिर HBr और फिर आपका HCl। बोलो हाँ के ना। तो पहले आप लिख लेना नीचे, जैसे मैंने लास्ट उसमें भी करवाया था ग्रुप पे, कि पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखेंगे, देन आप मॉलिक्यूलर मास को देखेंगे। ध्यान रखना ग्रुप 15 में मैंने आपको अलग बताया था, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जब आपको लग रहा है कि मैम बोल रही है कि बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, ठीक है, यस मैम। ओके, आगे चलते हैं। ये मैंने आई थिंक बता दिया है ना, ये बता दिया बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, है ना, ये देखो अभी बता दिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक्सपेरिमेंटल डेटा लिखा हुआ है सबका, देख पा रहे हो, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, पीके वैल्यू, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको रेफरेंस के लिए अगर देखना हो कभी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज तो आप देख सकते हैं, बाकी ये तो आपसे पूछा नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये आप लोगों को पता। इधर देखो, बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा HF की है, रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर 238 HI का है, रीजन मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, ठीक है। फिर 206 HBr का और इसका। लेकिन वाइल इन केस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट तो देखो किसका ज्यादा है, यानी कि HI में हम क्या पहले देख रहे हैं, HI में मॉलिक्यूलर मास को देख रहे हैं, जैसे हम वहां पे ग्रुप 15 में मैंने आप लोगों को बताया था। उसके बाद आपका HF, फिर HBr और फिर HI। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। तो मेल्टिंग पॉइंट ध्यान रहा तो ठीक है, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हो। बोलो हाँ के ना, इतना क्लियर हुआ सबको? बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड लेंथ, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, आई थिंक सभी चीजें क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन की। हाइड्रोजन के टूवर्ड्स जो भी थी रिएक्टिविटी, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते थे मैंने आप लोगों को बता दिया, इससे बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्टिव करेंगे, क्योंकि मैम आपने कहा रिएक्टिविटी तो बहुत ज्यादा है। तो इधर देखो, जैसे ही आपका जो फ्लोरीन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो OF2 टाइप के कंपाउंड्स बनाएगा और O2F2 के टाइप्स के कंपाउंड्स बनाएगा। इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, उसको बोलेंगे ऑक्सीजन फ्लोराइड। आप लोगों को ये बिल्कुल भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि कौन थर्मली स्टेबल होगा, कौन अनस्टेबल होगा। आप लोगों को ये बिल्कुल भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। बस आपको इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आनी चाहिए कि OF2 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी और O2F2 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, और इनके स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होने चाहिए। तो मुझे जल्दी से बताओ कि OF2 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, बताओ। मैम ऑक्सीजन की या फ्लोरीन की? ऑक्सीजन की बेटा। +2। और अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं, -2। और यहाँ पे +1, यस मैम। ठीक है। +1 तो समझ में आ गई ना, +1 +2 क्यों है, क्योंकि फ्लोरीन उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, ओके। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है मेटल्स के साथ। देखो ये इतना ही था, इसमें क्या इंपॉर्टेंट था, बस ये OF2 और O2F2 के 2 टाइप के फ्लोराइड्स बनाते हैं, बाकी सारा भूल जाना कि फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स है, ठीक है, ये आपसे कोई पूछने नहीं वाला है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। उसके बाद है बच्चे मेटल्स के साथ रिएक्टिविटी। तो जब आपके हेलोजन्स मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या क्या बनाएंगे, इधर देखो, F2 MF बनाएगा, Cl2 MCl बनाएगा, ये MBr बनाएगा, अब Me बनाएगा। मैम ये तो ठीक है, आप ये बताओ, क्वेश्चंस बताओ, याद करो। जब भी मैंने आपको रिएक्टिविटी बताई है मेटल्स के टूवर्ड्स, तो वहां पे हम कैसे टाइप के क्वेश्चंस पढ़ते थे, कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, है ना, आयनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, तो वो देखते थे। तो अगर मैं आपको सिंपल ये बोलूं, देखो इधर अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं कि MF है आपके पास, MCl है, MBr है और एक काम करती हूँ यहाँ लिखती हूँ, MF है, MCl है, MBr है और Mi है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, तो आप लोग क्या बोलोगे, मैम फजान्स रूल पे जाओगे। सब में मेटल तो क्या है, सेम है, तो आप किसके बेसिस पे बताओगे कि कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा है, साइज ऑफ एनाइन के बेसिस पे। तो आपको पता है आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, फिर Br का, फिर Cl का और फिर फ्लोरीन का, ठीक है, तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। और अगर मैं आयनिक कैरेक्टर की बात करूं तो इसका अपोजिट है, ये देखो,
क्लियर है सभी को? ये क्या बताया मैंने आपको? कोवेलेंट कैरेक्टर बताया है। ग्रेट। उसके बाद अगर मैं बोलूं, इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पे क्या है? रिएक्टिविटी टूवर्ड्स मेटल ही है। देखो यहाँ पे अगर आपके हेलोजेंस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, देखो ये वाले टाइप के कंपाउंड्स भी बनाते हैं। UF6, यू पता है ना क्या है? यहाँ पे यूरेनियम है ना? और आपको पता है ये यूरेनियम क्या है? आपका एक्टिनोइड है, तो वो तो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। आपका टिन यहाँ पे मेटल हो सकता है, एंटीमनी हो सकता है, लेड हो सकता है, ठीक है। और आपको पता ही है अगर मैं इसमें आप लोगों को बताऊं कि कोवेलेंट कैरेक्टर बताना है आपको, तो कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे बताओगे? UF6 का कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। मैम ये किस बेसिस पे बताया आपने? यहाँ पे देखो, इधर यूरेनियम पे +6 है, टिन पे +4 है, एंटीमनी पे +5 है, लेड पे +4 है। और अगर मैं इस तरफ बात करूं तो देखना +4, +2, +3 एंड +2। तो आप लोग बता सकते हैं चार्ज क्या होना चाहिए? कैटायन का ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। कैटायन पे देखो, कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, अनायन का साइज बड़ा होना चाहिए, ठीक है। जब मैं चार्ज की बात करूं तो कैटायन पे चार्ज ज्यादा होना चाहिए और अनायन पे चार्ज ज्यादा होना चाहिए, तो वो आपका क्या होगा? उतना ही ज्यादा कोवेलेंट होगा। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी बताओ किसी को कोई दिक्कत है तो? नो मैम। ठीक है, ओके, ठीक है। उसके बाद ना यहाँ पे एक चीज देखो, देखो आपने ये तो देख लिया कि मैम फ्लोरीन के ऑक्साइड्स जो है वो ये होते हैं। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड हो गया, ऑक्सीजन फ्लोराइड हो गया। लेकिन जो आपके Cl2 है, मतलब जो आपका क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, वो भी अलग अलग टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं। जैसे देखो ये बनाता है Cl2O टाइप के कंपाउंड्स बनाता है, ClO2 बनाता है, Cl2O6 टाइप के ऑक्साइड्स बनाता है, Cl2O7। इतने ज्यादा क्यों बन रहे हैं इसके ऑक्साइड्स? क्यों बन रहे हैं? क्योंकि मैम वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो इतने सारे ऑक्साइड्स वो बना सकता है। अगर मैं बात करूं ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन का लिख लो Br2O टाइप के, BrO2 है ना, BrO3 टाइप के ऑक्साइड्स बनाता है। ये आपको लर्न नहीं करने, ठीक है। आयोडीन के मैं बताऊं तो I2O4 है ना, I2O5 हो गया, ठीक है, और I2O7। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं और ये बहुत ज्यादा सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काफी अच्छे हैं, ठीक है। अगर मैं आयोडीन की बात करूं, वैसे तो आयोडीन का ऑक्सीडाइजिंग नेचर पुअर है, लेकिन I2O5 जो है अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। ये पेपर में नहीं पूछा जाता, जस्ट मैंने आप लोगों को बता दिया क्योंकि एनसीईआरटी में था, ठीक है बच्चे। चलूं आगे, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? नो मैम। No, ma'am. उसके बाद हेलोजेंस के साथ रिएक्टिविटी देखो, हेलोजन हेलोजन के साथ कंबाइन हो रहा है और इंटर हेलोजन समझ लो ना, दो, एक छोटा होगा हेलोजन का साइज, एक बड़ा होगा। आप लोगों को यहाँ पे साइज से दिखा भी रखा है। ये इनको इंटर हेलोजन कंपाउंड बोलते हैं कि हेलोजन अपने ही हेलोजन के साथ कंबाइन होके क्या कर रहा है? बॉन्ड बना रहा है, कंपाउंड बना रहा है। इनको बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड, जो कि हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। जब मैं बोलूँ ना आधा घंटा, वो इसी को ही देने वाले हम, ठीक है। तो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स वो आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो मैंने आपको बोला था कि फ्लोरीन के साथ रिएक्शंस जो होती हैं वो एक्सप्लोजिव होती हैं, तो एक वो वाटर वाली ध्यान रखना। और हम फ्लोरीन की रिएक्शंस नहीं स्टडी करेंगे, और हमें यहाँ पे डिस्कस करना है सबसे पहले क्लोरीन की रिएक्शंस। फिर हम ऐसे ही ब्रोमीन की देखेंगे, होंगी तो आयोडीन की होंगी तो देखेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पे क्लोरीन की ही देखने को मिलेंगी आपको। चले देखें, चलो मैम आ जाओ। ओके मैम, ये क्या है? देखो सबसे पहले क्या होता है, जब भी हम किसी की बेसिकली रिएक्शंस देख रहे होते हैं, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है? सबसे पहले Cl2 की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखनी है, और इसमें आपको लर्न ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। तो अगर मैं आपको फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताऊं इसकी, तो वो किसके साथ है? मैग्नीज ऑक्साइड के साथ है। मैग्नीज ऑक्साइड का होता है MnO2 होता है, ठीक है। और जब आप उसकी इधर देखो, उधर तो क्या ही देखोगे, अगर आप MnO2 की रिएक्शन कराते हो एसिडिक मीडियम में, मान लो आप HCl ले रहे हो, तो आपको क्या मिलता है बच्चा? MnCl2 मिलता है, Cl2 मिलता है और पानी मिलता है। ये आपको याद रखनी पड़ेगी। MnO2 HCl से क्या बनेगा? Cl2 मिलेगा, क्योंकि उसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और MnO2 किस में चेंज हो जाता है? आपका MnCl2 में हो जाता है, और यहाँ पे कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में होती है,
ठीक है। दूसरी मैम रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन मन करे तो कर लेना वरना रहने देना, ठीक है। नोट सो इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ यहाँ पे मैं। ये वाली इंपॉर्टेंट है कि मैम जब पोटेशियम परमैग्नेट HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, हमें देखो इंटरचेंज कर दो, KCl बन जाएगा, MnCl2 और Cl2 तो बाहर निकलेगा ही, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, क्लोरीन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और पानी उसके साथ रहेगा, ठीक है। तो मैम ये दो प्रिपरेशन है, हमें ये लर्न करना होगा, बिल्कुल आप लोगों को ये लर्न ही करना होगा, MnO2 के साथ और KMnO4 के साथ। कर लोगे बच्चे, बोलो। Yes, ma'am. ओके, उसके बाद है, मैं पेज ले लेती हूँ, यहाँ पे देखो एक है आपका मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन में ही आता है, यहाँ पे मैंने ना लिखा नहीं हुआ, वो स्लाइड भी नहीं है लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखो। पहला प्रोसेस आता है डेकन्स प्रोसेस। डेकन्स प्रोसेस ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि नाम है ना, कि क्या होता है डेकन्स प्रोसेस। हमने ओस्टवर्ल्ड प्रोसेस भी किया, ओस्टवर्ल्ड प्रोसेस भी किया है ना, हैबर प्रोसेस भी किया, कॉन्टेक्ट प्रोसेस भी किया, और मैंने कहा था ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो डेकन्स प्रोसेस में क्या है, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, बेसिकली Cl2 प्रिपेयर कर सकते हो। मैम इसके लिए हमें क्या चीज चाहिए होगी, यहाँ पे आपको HCl चाहिए होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है, O2 की प्रेजेंस में करोगे और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, Cl2 मिलेगा और पानी मिलेगा। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है ध्यान रखने के लिए कि इस रिएक्शन को जो कैटेलाइज करता है, ठीक है, रिएक्शन को जो कैटेलाइज करता है उस कैटलिस्ट का नाम क्या है, CuCl2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्यूप्रिक क्लोराइड जो है एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट। तो आप इस प्रोसेस के थ्रू भी Cl2 को क्या कर सकते हैं बच्चा, प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। HCl का ऑक्सीडेशन करवाकर Cl2 प्रिपेयर कर सकते हैं। इस वाले प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डेकन्स प्रोसेस बोला जाता है, स्पेलिंग DEA आएगा यहाँ पे। क्लियर है मैम। यहाँ पे कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है, जल्दी बताओ तुम लोग। क्यूप्रिक क्लोराइड। देखो फिर बोल रही हूँ, Cu+ तुम्हारा क्यूप्रस होता है, Cu2+ तुम्हारा क्यूप्रिक होता है, ठीक है, ऐसे ही फेरस फेरिक। ओके, बाकी बच्चे सो रहे हो, सो गए पी ब्लॉक में, जल्दी बताओ थोड़ा सा। मैं भी कब की पढ़ाई जा रही हूँ, 1 घंटा हो गया। हाँ जी, थोड़ा चैट बॉक्स में बातें करो मेरे साथ जल्दी। नो मैम, ठीक है, नहीं सोए, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। यस मैम। यस मैम। अच्छा, झूठी हाँ ना भरना, मजा तो मेरे को पता नहीं आ रहा है। आ रहे हैं मैम। अच्छा ठीक है, मैं एज स्टूडेंट होती तो मैं कहती पी ब्लॉक बस बोरिंग है, जल्दी से मैम इसको खत्म कराओ। मैम बोरिंग नहीं है, लेंदी है बहुत ज्यादा, चल ही रहा है बस 1 हफ्ता है ना, देखो ना कितना टाइम हो गया इसको चलाते चलाते, है ना। मेरे को भी खुद हो रहा है अंदर से, अरे भाई खत्म ही नहीं हो रहा है ये। सोचा था आज 17 खत्म करा दूंगी, लेकिन है नहीं ये खत्म होने वाला, कितनी सारी चीजें हैं इसके अंदर। बट कल तो इसको किसी भी हाल में खत्म करा दूंगी, ठीक है। चलो, उसके बाद है सेकेंड तुम्हारा इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। ये तो आता होगा तुम लोगों को, आई थिंक डायग्राम देख के समझ में आ गया होगा। कहाँ से कहाँ पढ़ा था इसको, वहां इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है। आप क्या बोलते थे कि जो आपका Na+ है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Na बना लेता था, ये कैथोड पे होता था डिपॉजिट, राइट। और अगर मैं बात करूं आपका Cl2 की बात करूं तो वो क्या करता था, ये हो जाता था, या इसको सिंपल ऐसे लिखो Cl2। और ये इंपॉर्टेंट भी दिया ना, अगर मैं मोल्टन स्टेट में बात करूं NaCl की, ठीक है। तो ये किस पे होता था, एट एनोड, यही होता था क्या। आई थिंक मैंने उल्टा लिख दिया, आई एम सो सॉरी। अरे इसको ठीक करके लिख लो भाई तुम लोग, 2Cl- Cl2+ इलेक्ट्रॉन, ये एनोड पे लिबरेट होती थी, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा Na+ किस पे जा रहा है, कैथोड पे जा रहा है, Cl- किस पे जा रहा है, एनोड पे। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस होती थी। मोल्टन सब कुछ बना के दे रखा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना Na और Cl2 किस पे हो रहा है, कैथोड पे या एनोड पे, बस ये ध्यान रखना, बाकी और कुछ ध्यान रखने की जरूरत इसमें नहीं है। आगे चलूं जी, बोलो।
यस मैम। ओके। Yes, ma'am. अच्छा, उसके बाद चलो आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज पे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हो गई, कौन कौन सी थी? आज एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक तो थी MnO2 की। MnO2 को आपने HCl के साथ कराया, आपको Cl2 मिला, MnCl2 मिला और पानी को छोड़ो। उसके बाद KMnO4 लिया, इसको भी HCl के साथ कराया, आपको KCl मिला, MnCl2 मिला और आपको Cl2 मिला और पानी मिला। उसके बाद डेक्वेंस प्रोसेस मैंने कहा था कि HCl का जब आप ऑक्सीडेशन कराते हो तो आपको Cl2 प्लस पानी मिलता है। कैटेलिस्ट क्या होता है यहाँ पे? CuCl2 होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस कराया, ये तो आपको बहुत अच्छे से आता है क्योंकि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज पे, तो प्रॉपर्टीज क्या है? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो, ग्रीनिश येलो गैस होती है, मैंने आप लोगों को बता दिया था। पंजेंट और सफोकेटिंग होती है, ठीक है, इसको भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं है कि 2 से 5 टाइम्स हाइवियर होता है एयर में, हमें कोई नहीं। लिक्विफाई हो जाता है इजिली, इसको भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखना पानी में सोलुबल होता है, बस यही 3 करने हैं आपको। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, मेन इसका कलर है, ध्यान रखना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का कलर क्या होता है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? Cl2 की हम रिएक्शन देखेंगे, मेटल नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन के साथ, बेसिस के साथ, ब्लीचिंग नेचर भी उसका हमें डिस्कस करना है। तो ये 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ बच्चे क्लोरीन, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हेलोजेंस रिएक्टिव होते हैं। अब रिएक्टिव है तो भैया वो मेटल के साथ भी रिएक्ट करेगा, वो नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट करेगा। बहुत ही सिंपल रिएक्शंस हैं, देखते ही समझ में आ जाएगा, कोई रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है। जब मैम एल्यूमिनियम क्या आपका मेटल है, जब वो Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। Na के साथ कंबाइन करेगा तो मैम क्या बात कर रहे हो, NaCl नमक बनाएगा। FeCl2 के साथ करोगे तो FeCl3 बनाएगा, राइट। अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं, ये इंपॉर्टेंट है, जब P4 रिएक्ट करेगा 6Cl2 के साथ तो PCl3 बनाएगा। यही मैं 10Cl2 ले लेती तो क्या बना देता? वो PCl5 बना देता। याद करो वो वाली हमारी रिएक्शंस, ग्रुप 15 वाली, याद करो, यस मैम। है ना? यस मैम। ओके, तो जब S8 रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ तो ये बनाएगा। मैम ये भी आपने रिएक्शन करवाई थी। डाई सल्फर डाई क्लोराइड होता है, इसका नाम लिख सकते हो। और मैंने कहा था इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किसके जैसा दिखता है? H2O2, बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, डाई सल्फर डाई क्लोराइड। याद करो, ये स्ट्रक्चर दिखाया था मैंने आप लोगों को, है ना, ऐसे करके, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन भी आप निकाल लोगे। बताओ, उसके बाद अगर मैं हाइड्रोजन के साथ बनाऊंगी तो मैम H2 तो Cl2 के साथ HCl बनाएगा, H2S और Cl2 कंबाइन होके भी HCl बनाएगा। ये वाली इंपॉर्टेंट है, देखना एक बार। C10H16 जब 8Cl2 के साथ कंबाइन करेगा तो जितने भी HCl निकलते हैं निकाल दो, बाकी जो आपके कार्बन बचेंगे वो लगा देना। बताओ, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो इनको। मैम C10H16 है क्या यहाँ पर? एरोमेटिक कंपाउंड है बेटा। जब भी कार्बन 4 से ज्यादा हो जाएंगे ना तो समझ जाना कोई ना कोई एरोमेटिक रिंग होगी वहां पे। मैम मतलब इसका कोई नेम नहीं है? सी टेप बना लो, आपकी बुक में तो नहीं दे रखा, बना लो कि क्या बनेगा। कुछ भी हो सकता है, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो सकता है। इसका ये नहीं दे रखा कि कौन सा आइसोमर है, सिर्फ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है C10H16, ठीक है। तो बना सकते हो कुछ भी। ये कितने हो गए देख रहा है एक बार? 7 8 देखना एक बार, हाइड्रोजन कैलकुलेट करके देख लेना कि कितने होंगे। देखना कितने हाइड्रोजन है। 14। एक और बना के देखना, इसका ऐसा ही आइसोमर बना के देखना, C2H5 लगाना। काफी सारे हैं, देखने को मिलेंगे, काफी सारे हैं। इसको वो देखोगे ना एक बार, बुक में देखोगे या सर्च करोगे गूगल पे भी, तो आप लोगों को बहुत सारे C10H16 के मिल जाएंगे कंपाउंड्स, ठीक है। तो इसमें सिंपल ये एडमेंटेन सुना है तुम लोगों ने? ये भी तुम्हारा C10H16 होता है। तो काफी सारे हैं, सिर्फ तुम ये ध्यान रखो ये वाली रिएक्शन है C10H16 वाली, ठीक है।
ठीक है, मैम। ओके। वैसे नहीं सुना होगा तुमने एड मेंटेन, मतलब ये एडवांस में एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं इसके, लेकिन छोड़ो इतने ज्यादा नहीं आते। मैं तुम्हें बोल के ना कंफ्यूज नहीं करना चाहती, बस ये ध्यान रखो C10 H16 के साथ कराओगे तो जितने HCl निकाल सकते हो निकाल देना, बाकी तुम्हारे कार्बन बचेंगे। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये वाली रिएक्शन मैंने आप लोगों को कराई थी ना, कि जब अमोनिया Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा और जब Cl2 एक्सेस में होगा तो क्या बनेगा, और जब आपका अमोनिया एक्सेस में होगा तो क्या बनेगा। करवाई थी ये रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये इसमें भी है। ठीक है, तो जब Cl2 एक्सेस में होगा तो आपका NCl3 बनेगा और HCl बनेगा, लिख लो यहाँ पे, मतलब लिख भी रखा होगा। और जब आपका अमोनिया एक्सेस में होगा बच्चे तो क्या बनेगा, आपका NH4Cl बनेगा और आपका क्या बनेगा, N2 लिबरेट होगा। ठीक है, लिख दो यहाँ पे, लिख देती हूँ NCl3 और HCl, और इसमें क्या होगा तुम्हारा NH4Cl और N2। ठीक है, तो ये रिएक्शन थी। आगे चलो, आगे है बेस के साथ रिएक्शन, इस पे मेरी तरफ से लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो बेस के साथ रिएक्शन करवानी है तो हम क्या लेंगे, पहले इधर देखो, H2 के सॉरी NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे, लेकिन ध्यान रखना अगर आप अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड कोल्ड लेते हो और या तो उसका सॉल्यूशन या तो कोल्ड है या डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट एंड कोल्ड सॉल्यूशन उसका लेते हो तो प्रोडक्ट कुछ और बनता है। जब आप उसका हॉट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हो तो प्रोडक्ट कुछ और बनता है। और ये इतनी बार पेपर में आया है, बहुत ही बार। तो जेई मेन वाले यहाँ पे देख लो, तुम्हारा ये 25 को पेपर होगा ना तुम लोगों का, ये आ सकता है। देखो इधर, जब अगर कोल्ड एंड डाइल्यूट एल्कली है तो आपको मिलता है सोडियम हाइपोक्लोराइड मिलता है, विच इज योर NaOCl। लेकिन जब कंसंट्रेटेड हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH है तो आपको मिलता है NaClO3। NaClO3 सोडियम क्लोरेट, लर्न करो भी। NaOH Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइपोक्लोराइड, जब कोल्ड और डाइल्यूट होगा, जब कंसंट्रेटेड और हॉट NaOH होगा तो सोडियम क्लोरेट मिलेगा, विच इज योर NaClO3। ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। ठीक है, बोलो हाँ के ना। उसके बाद इधर देखो रिएक्शन विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, बेस ही है, बेस के साथ रिएक्शन देख रहे हैं हम ऑलरेडी। देखो ना, मेटल नॉन मेटल के साथ देख चुके हैं, हाइड्रोजन के साथ देख चुके हैं, अब हम बेस के साथ देख रहे हैं। तो NaOH के साथ देख लिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो आपको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलेगा। ये क्या है तुम्हारा, ब्लीचिंग पाउडर है, इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है इसमें मेन, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। CaCl2 भी मिलेगा और पानी भी मिलेगा, मेन आपका यही है CaOCl का होल ट्वाइस। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि ब्लीचिंग पाउडर की कंपोजिशन बता दो भाई, उसमें क्या क्या है। तो देखो CaOCl2, ठीक है, डॉट CaCl2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डॉट वाटर मॉलिक्यूल। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो ये कंपोजिशन थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि CaOCl2 डॉट CaCl2, ये भी ना डॉट ही है, ठीक है, कोमा मत समझना इसको। ठीक है, ये बस ये ध्यान रखना। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड डॉट CaCl2 डॉट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डॉट 2CH2, बस खत्म। अगर ये रिएक्शन याद है तो ये कॉम्पोजिशन भी लिख लोगे, इसकी कोई वो दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से बताओ कौन कौन सी रिएक्शन कर ली हमने क्लोरीन की, मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ, हाइड्रोजन के साथ, बेस के साथ, जिसमें हमने NaOH का देखा, कोल्ड और डाइल्यूट में क्या प्रोडक्ट बनेगा, NaOCl, कंसंट्रेटेड में क्या बनेगा, NaClO3। गुड, ओके। नेक्स्ट हमने देख लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, विच इज योर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। उसके बाद आता है हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, कौन सा मैकेनिज्म होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। देखना इधर, सो गए, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, HH के बॉन्ड को आप क्लिक करवाते हो। देखो अगर मैं बना के दिखाऊं इस तरह से, ठीक है, तो जो Cl रेडिकल बना वो इसके साथ आके कंबाइन हो जाएगा तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये हम ऑर्गेनिक में हमने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा और जनरली भी हम पढ़ते हैं। तो हाइड्रोकार्बन के साथ आपका जो Cl2 है ऐसे रिएक्ट करता है।
अगर मैं बात करूं एल्कीन्स के साथ, तो आपको पता है एल्कीन्स में क्या होगा, एडिशन रिएक्शन देगा, डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, Cl आके लग जाएगा। पढ़ रखी है ये वाली रिएक्शंस? यस मैम। ग्रेट। उसके बाद क्या है, इधर देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी तरफ से लिखो इंपॉर्टेंट। Cl2 का कलर क्या होता है, ग्रीनिश येलोइश होता है। वैसे तो आपको ये बिल्कुल पेल येलो टाइप दिख रहा होगा। इधर देखो, अगर आप उसको थोड़ी देर ना रख दोगे ऐसे, तो देखो कलरलेस हो जाएगा। इधर देखो क्यों हो जाएगा कलरलेस, ध्यान से सुनो। क्योंकि जैसे ही आप मॉइस्चर, थोड़ा सा भी क्लोरीन में मॉइस्चर आ जाता है, तो वो क्या करता है, ध्यान से देखना, किस में चेंज हो जाएगा वो, HCl में और HOCl में। मतलब अगर थोड़ी देर क्लोरीन को आप रख दोगे और उसने मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो HCl और HOCl में, ये आई थिंक मैं पहले भी आपको रिएक्शन करवाई है मैंने Cl2 की पानी के साथ, कि एक मिलेगा हाइपोहेलिस है ना, ये हाइपोहेलिस है, HOCl है, ठीक है, हेलिस मतलब हेलोजन, तो यहाँ पे ये हाइपोक्लोरस भी आप बोल सकते हो। एक आपको सिंपल HCl मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, जो ये HOCl है, ये फिर फर्दर किस में चेंज हो जाएगा, HCl, और ये क्या कर देगा, नेसेंट ऑक्सीजन दे देगा आपको। और यही नेसेंट ऑक्सीजन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपके ब्लीचिंग नेचर के लिए, जो कि आपका क्लोरीन है, क्योंकि उसके पास ब्लीचिंग प्रॉपर्टी है, ये नेसेंट ऑक्सीजन उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप किसी कलर्ड सब्सटेंस में, अगर इसका काम क्या होता है नेसेंट ऑक्सीजन का, कलर्ड सब्सटेंस को क्या करना, कलरलेस बना देना। जैसे देखो एग्जांपल दिखाती हूँ आप लोगों को, इधर देखो, ये देखो, देख पा रहे हो, जो ये नेसेंट ऑक्सीजन निकली है आप लोगों की, अगर कोई कलर्ड सब्सटेंस ले लिया आपने और ये नेसेंट ऑक्सीजन के साथ कराया, तो ये क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ये क्या होता है, ब्लीचिंग नेचर है किसका, Cl2 का। क्लियर हो गया। रिएक्शन क्या बताई मैम आपने, एक बार फिर बता दो। क्लोरीन की जब आप वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे, तो आपको HCl मिलेगा, HOCl मिलेगा, वो फर्दर क्या दे देगा आपको, नेसेंट ऑक्सीजन दे देगा, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग नेचर ऑफ क्लोरीन। कलर्ड सब्सटेंस को किस में चेंज कर देता है, कलरलेस में, कलरलेस सब्सटेंस में चेंज कर देता है, कलरलेस हो जाता है वो सब्सटेंस। और यही क्या है, ब्लीचिंग नेचर ऑफ क्लोरीन। बोलो हाँ के ना। यस मैम। ग्रेट। उसके बाद देखो, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इधर देखो, ये वाली रिएक्शंस देखो, ओके, इधर देखो एक बार, कुछ मैंने छुड़वा तो नहीं दिया ना इसमें, अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। नहीं, अभी क्या है, क्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेचर है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को रिड्यूस। इधर देखना, यहाँ पे फेरस सल्फेट है, +2 से +3 में जा रहा है, और खुद 0 से किस में जा रहा है, -1 में। बोलो हाँ के ना। यस मैम। यहाँ पे देखो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये भी क्लोरीन के साथ +4 से किस में जा रही है, +6 में, और खुद को क्या कर रहा है, ये 0 से -1 में रिड्यूस कर रहा है। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ये देखो सोडियम सल्फाइड +4 में +6 में जा रहा है, ये सल्फाइड से सल्फेट बन रहा है, और खुद को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। ये भी ऑक्सीडाइजिंग नेचर दिखा रहा है इसका। I2 को भी किस में चेंज कर रहा है, देखो पर आयोडिक एसिड में +5 में, और खुद को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। यानी कि आपने कौन कौन सी रिएक्शन देखी, इधर देखो शॉर्ट में लिखते हैं, Fe+2 को Fe+3 में चेंज कर रहा है, कौन, Cl2। SO2 को H2SO4 में, ठीक है। SO3 2 नेगेटिव को, सल्फाइड को सल्फेट में, I2 को IO3 नेगेटिव में। बोलो इजी है, रट्टा मारने की नीड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बोलो ठीक है। यस मैम। रीजन क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। उसके बाद है HCl। मैम ये क्या बना दिया, हमें ध्यान ही नहीं रखना, हमें सिर्फ ये देखना है सबसे पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो आपकी 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, सॉरी एक ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जो आपको ध्यान रखना है। NaCl को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करवाएगा तो क्या होगा, देखो कुछ नहीं करना, प्लस माइनस कर दो, ठीक है। Na किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, HSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और HCl बाहर निकल जाएगी गैस। फिर ठीक है, NaSO4 को दोबारा कराओगे, क्यों, क्योंकि अभी भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट और HCl। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, बस इसमें तो कुछ रट्टा मारना जैसे है ही नहीं।
ठीक है, क्या किया, H2SO4 में 2 आयनाइजेबल है ना H+, तो पहले वो करेगा तो NaHSO4 बनाएगा, जब दूसरी बार करेगा तो फिर वो क्या बना देगा, Na2SO4 बना देगा। और अगर आप चाहते हो कि आप HCl गैस को ड्राई करना चाहते हो तो आप उसको किसके साथ ट्रीट करवा सकते हो, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। क्यों, क्योंकि मैम H2SO4 कैसा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पता है ना ये वाली चीज, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्लियर हुआ ये? यस मैम। Great. उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज, कलरलेस गैस है, पंजेंट स्मेल है, मतलब HCl को तो सबने स्मेल किया होगा, इतनी भी खराब स्मेल नहीं होती जितनी मतलब होती है खराब से, इसलिए इसको पंजेंट बोल रखा है। कलरलेस लिक्विड स्टेट में, व्हाइट इन क्रिस्टलाइन स्टेट में, एक्सट्रीमली सोलुबल होती है पानी में, एक्सट्रीमली सोलुबल होती है पानी में, अभी आपको रिएक्शन भी दिखाऊंगी। ठीक है, ओके, अमोनिया के साथ, एक्वा रिजिया के साथ, इसके साथ हम रिएक्शंस यहाँ पे देखेंगे, तो फटाफट देख लो HCl की रिएक्शन। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि एक्सट्रीमली सोलुबल है पानी में, अरे भाई होगी ना, HCl जो आपकी, वैसे तो HCl गैस फॉर्म में मतलब गैसियस स्टेट में होती है, लेकिन लैब में आप उसको किस में देखते हो, लिक्विड में देखते हो ना, तो उसमें क्या है, उसको पानी में तो डिसोल्व किया गया है। तो HCl को जब आप पानी में डिसोल्व करते हो तो मैम क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, H+ और Cl नेगेटिव देगा, और इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो 10⁻⁷ है। इससे क्या प्रूफ होता है कि भैया HCl क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, पानी में कंप्लीटली सोलुबल है। बोलो हाँ के ना। यस मैम। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसकी रिएक्शन बेस के साथ कराती हूँ तो आपको पता ही NH4Cl मिलेगा, क्योंकि NH3 क्या है, बेस है, और ये H+ ले लेगा और क्या बना लेगा, NH4Cl के व्हाइट फ्यूम्स। धुआं भी दिखा रखा है यहाँ पे, धुआं नहीं है सिर्फ फ्यूम्स है। ठीक है, सोल्ट बना लेगा। ठीक है, व्हाइट एंड डेंस फ्यूम्स ऑफ NH4। किसी ने देखा है लैब में ये होते हुए? मैंने देखा है, तुम लोगों ने देखा है? एक काम करना, कभी आगे जाओगे ना, अमोनिया लेना, ठीक है, HCl में मिलाना, और ग्लास रोड देखी होगी तुम लोगों ने, उसको बीकर में या टेस्ट ट्यूब में लेना, डिप करना, और ऐसे देखना आपको ऐसे फ्यूम्स दिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे दिखती है। ठीक है, चलो, उसके बाद यहाँ पे आती है इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ एक्वा रिजिया। ठीक है, बस 10 मिनट क्लास लूंगी। ठीक है, ओके, एक्वा रिजिया क्या होता है मैम, 1:3 वॉल्यूम होता है किसका, HNO3 का और HCl का। पढ़ाया था ना मैंने एक्वा रिजिया, याद करो, तुम भूल तो नहीं गए ना हम लोग क्या कर रहे हैं। इधर देखो, हम प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। पहले हमने ये देखा कि पानी के अंदर सोलुबल है, पानी के साथ रिएक्शन, फिर अमोनिया के साथ देखी, अब हम एक्वा रिजिया के साथ देख रहे हैं। याद करो, ये रिएक्शन मैंने कराई थी आपको, याद करो कि जब गोल्ड रिएक्ट करेगा एक्वा रिजिया के साथ तो क्या बनेगा, ओरोक्लोरिक एसिड। याद करो, प्लेटिनम करेगा तो हेक्सा प्लेटिनिक एसिड। याद करो, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो, गोल्ड और प्लेटिनम की निकाल के बताना कितनी होगी। निकाल के बताओ बेटा कितनी होगी, नहीं निकाली क्या? मैम गोल्ड की 3। गोल्ड की 3 होगी, वेरी गुड, और प्लेटिनम की +4। निकल गई सबकी, यस मैम। ग्रेट। आगे आइए, उसके बाद है सोल्ट के साथ रिएक्शन, देखना इधर। ओके, तो HCl की रिएक्शन हम यहाँ पे क्या करा रहे हैं, सोल्ट ऑफ वीकर एसिड। मतलब वीकर एसिड का क्या मतलब है, जैसे देखो ये सोल्ट है, तो ये किसका सोल्ट है, कार्बोनिक एसिड का। ठीक है, ये देखो, और ये किसका है, सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड मैम ये तो स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन उससे भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो जब ये सोल्ट के साथ कंबाइन करता है तो क्या बनता है, देखना, CO2 लिबरेट कर रहा है, जहां पे आपने सोल्ट लिया है सल्फ्यूरिक एसिड का, वहां पे SO2 लिबरेट कर रहा है, NaCl और पानी मिल रहा है आप लोगों को, और CO2। ठीक है, अगर मैं बेसिकली आप लोगों को बताऊं, ये एसिड है, इसका थोड़ा सा बेसिक नेचर होता है, तो अगर होगा तो क्या मिलेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सोल्ट प्लस वाटर, और क्या निकल रहा है, CO2 निकल रहा है, यहाँ SO2 मिल रहा है। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है रिएक्शन, लेकिन ईजी है बहुत, कर सकते हो, कर लोगे। सोल्ट के साथ रिएक्ट होगा तो क्या मिलेगा आप लोगों को, HCl जब आपके वीकर एसिड के सोल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या मिलेगा, ये कर लोगे तुम लोग अगर आया तो। यस ऋषभ जी क्लास में एब्सेंट क्यों रहते हो, ये वाला देखो। मैम हम रिकॉर्डिंग देखते हैं, उसमें स्पीड भी कम ज्यादा कर लेते हैं। अच्छा, टाइम नहीं मिलता, बिजी हो बहुत, है ना।
इधर देखो, जब HCl आयरन के साथ रिएक्ट करेगा, HCl रिएक्ट विद फाइनली पाउडर्ड आयरन, इट फॉर्म्स फेरस क्लोराइड नॉट फेरिक क्लोराइड। वाई? तो ये वाली रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया। HCl क्या करेगा, आयरन को देखो ये बनाता है FeCl2 और H2 निकालता है, ना कि FeCl3। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना। जब आपका आयरन, जो आपका फाइनली पाउडर्ड आयरन इन्होंने बोला है, HCl के साथ जब रिएक्ट करेगा तो आपको फेरस क्लोराइड मिलेगा और H2 मिलेगा आपको, ये नहीं मिलेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये आपका एनसीईआरटी का है। उसके बाद ऑक्सो एसिड्स, बस ये लास्ट है, फिर इसके बाद मैं कल कराऊंगी, है ना, बहुत देर हो जाएगी वरना। इधर देखो, बहुत इजी है, बहुत इजी, ध्यान से आओ। ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन तो होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो भैया होगा ही होगा, उसके अलावा कोई नॉन मेटेलिक एलिमेंट होगा, ठीक है। ये हम बात करेंगे ऑक्सो एसिड्स की, ठीक है। ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन, हैलोजन तो होगा ही होगा, साथ में कोई नॉन मेटेलिक एलिमेंट होगा। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं हाइपोहेलस, हाइपोहेलस कैसे टाइप के होते हैं, मैंने अभी आप लोगों को बताया HOX टाइप के, याद करो, करो, इजी है, बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें खुद लगेगा मैम बहुत अच्छे से आ गया समझ में। देखो, अगर मैं बात करूं फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन भैया जी सिर्फ यही टाइप का बनाएंगे, HOF टाइप का। क्यों? क्योंकि मैम ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी 1 ही एग्जिस्ट करती है। तो ध्यान रखना, इसको हैलिक एसिड भी बोलते हैं, हैलिक एसिड भी बोलते हैं। और इसमें क्या है, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, निकाल लोगे, -1 होगी, निकाल लोगे, +1 -2 + X, तो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, उल्टा कर दिया मैंने, यहाँ पे इसकी -1 होगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ना कि +1। +1 कैसे निकाल लो, ओके, अच्छा ठीक है, ओके, तो ठीक है, एक बार इसको देखती हूँ मैं। ये देखो, एक बार जल्दी इधर आओ, इसको देखती हूँ मैं। हैलिक एसिड HOF ही एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि आपको पता है वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, 1 के अलावा ये कोई ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा, ना ही 3 वाली करेगा, ना ही 5 वाली करेगा, और ना ही 7। हाँ, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी, +1 होगा। रुक जाओ 1 मिनट, मैं इसमें एक चीज और देखनी है मुझे, रुको 2 मिनट बाद बताती हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है ना, हैलिक 1 एसिड कौन से टाइप के होते हैं। तो ध्यान रखना, HOF, HOCl, HOBr, HOI, ठीक है। इन्होंने ना पता क्या किया है, इन्होंने ना सबकी निकाली, इधर देखो, इधर देखो, इसकी अगर मैं HOCl की निकालूं, इधर देखो बेटा, +1 -2, इसकी +X ले लेती हूं मैं, तो क्या हो जाएगी, इसकी भी क्या आ जाएगी, +1 आ जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, सबको एक साथ एक जनरलाइज्ड कर दी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी समझ में आ गया क्यों लिखा है 1, ठीक है। अगर मैं HOCl की निकालू, Cl की, तो +1 आ रही है इसमें, Br की भी और I की भी, क्योंकि ऑक्सीजन उनसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी उसकी +1। तो इन्होंने जनरलाइज्ड करके यहाँ पे लिख दिया हैलिक 1 एसिड, ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटा इनकी, अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, तो मैम वो HOCl भी बनाता है, HOClO, ध्यान रख लो इसके नेम, हाइपोक्लोरस क्लोरस, इसको बोलते हैं HClO3, लिख सकते हो इसको HClO3, क्लोरिक एसिड HClO4 पर क्लोरिक एसिड। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नाम पता होने चाहिए इनके। HOBr क्या करता है, देखो, हाइपोब्रोमस एसिड, ब्रोमिक एसिड पर ब्रोमिक एसिड बना रहा है। ऐसे ही आपका हाइपोआइडस, आयोडिक एसिड पर आयोडिक एसिड बना रहा है। सिर्फ 3rd वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में यही स्टेबल है, यही आपको देखने को मिलता है, क्लोरस एसिड HClO2। मैम इसका ये बताओ करना क्या हमें, आप लोगों को सबके स्ट्रक्चर आने चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपके ये क्लोरीन वाले कंपाउंड्स हैं, सबसे ज्यादा इनके नेम पता होने चाहिए। हाइपो HOCl, क्लोरस HClO2, HClO2, HClO3 इज क्लोरिक एसिड, HClO4 इज योर पर क्लोरिक एसिड। अगर मैं इनका H हटा के नेगेटिव 4 लगा दूं तो 8 लग जाएगा, जैसे क्लोरेट हो गया, पर क्लोरेट हो गया, ऐसे, ठीक है। और ध्यान रखना, हैलिक 3rd एसिड किसको बोलते हैं, इस टाइप के बोलते हैं हम, ठीक है, HClO2 के, जिसमें Cl की 3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो। हैलिक 5 वाले कौन से एसिड होंगे, जिसमें 5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो। हैलिक 7 में क्या होगा, जिसमें Cl की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। आप लोग निकाल भी सकते हैं, निकालो,
आप लोग निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट, वैसे तो यहाँ पे निकाल रखी है, ये देखो इसमें +1 है इसकी, इसमें +3 है इसकी, इसमें +5 है, +7 है। देखो मैं एक की निकाल के बता देती हूँ HClO4 की, +1 + x - 8 = 0, x हो जाएगा +7। जी हाँ, जो ये आपको दे रखे हैं कंपाउंड्स, ये ही सिर्फ मिलेंगे आप लोगों को देखने के लिए, बाकी नहीं मिलेंगे, इसलिए यहाँ पे डैश लगा रखा है। ठीक है, इसमें भी सबसे ज्यादा कौन से इंपॉर्टेंट है, जो क्लोरीन वाले फैमिली के हैं, क्योंकि यहाँ से आपको स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा, आपकी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वो पता होनी चाहिए, स्ट्रक्चर तो मिलेंगे ही देखने के लिए, और आप लोगों को पता भी होना चाहिए इनकी बेसिसिटी क्या होगी। तो ये कैसे पता चलेगा, जब आप लोगों को इनका स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनाए, ये देखो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरस एसिड की। मैम क्लोरस एसिड क्या होता है, HOCl होता है। देखना इसका वाटर की तरह नहीं है इसका स्ट्रक्चर, देखो इधर। यस मैम। पहले क्या ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरी चीज स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तीसरी चीज बेसिसिटी चेक करनी है, बस खत्म। ठीक है, ओके। तो देखो ना इसकी बेसिसिटी तो 1 होगी, क्यों, क्योंकि एक ही OH है। अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन बोलूं तो sp3 होगी, देखना निकाल सकते हो 1 2 Yes, 3 ma'am. 4। अगर क्लोरीन की निकालनी चाहोगे हाइब्रिडाइजेशन तो कैसे निकालोगे, कितने लोन पेयर हैं, 1 2 3, तो इसकी भी कितनी हो गई, sp3। ठीक है, अगर मैं बात करूं हाइपोक्लोरस, मैम हाइपोक्लोरस क्या होता है, HClO2। देखो Cl है ना, देखो मैं आप लोगों को बनाना सिखाती हूँ कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर। देखो Cl है, कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके, 1s2 2s2 2p5, 7 होते हैं ना, तो 2 ऑक्सीजन बना लेंगे। देखो 2 बॉन्ड बनाते हैं तो 1 2 3 4। ठीक है, एक इसके साथ ये बना लेगा OH, और एक लोन पेयर रह जाएगा, बोलो। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपकी क्लोरिक एसिड की, तो वो क्या होता है, क्लोरिक एसिड, इसमें एक सेकेंड, इसमें गलत लिखा हुआ है क्या, क्लोरिक एसिड ये गलत बना हुआ है, HClO3 होता है। रुको इसको काटा लगाने दो, HClO3 कैसे बनेगा, एक मिनट रुकना, हाइपोक्लोरस ना, HCl, ये उल्टा लिख दिया इन्होंने, एक सेकेंड रुको, इन्होंने तो उल्टा लिख दिया सब कुछ, नेम उल्टा लिख दिया इन्होंने, आई एम सो सॉरी। ये है आपका क्लोरिक एसिड विच इज योर HClO3, ये है पर क्लोरिक विच इज योर HClO4, ये क्या है तुम्हारा हाइपोक्लोरस। ठीक है, हाइपोक्लोरस, ये है तुम्हारा HClO2। ठीक है, तो ये इसके बनेंगे स्ट्रक्चर। ठीक है, सबकी बेसिसिटी कितनी है इसमें देखना एक बार, 1 1 1 है। यस मैम। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं HClO, HClO2, HClO3 और HClO4 सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक कौन होगा, HCl, यहाँ पे लिख देती हूं मैं, HOCl, HClO2, HClO3 और HClO4, किसकी ज्यादा होगी बताना, कैसे डिटरमाइन करोगे, हाँ स्तुति कैसे करोगे, मैम वो जो 11th में था ना एक ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट करके, उससे हाँ, पता देखो लगा लिया। कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस से भी कर सकते हो, वरना सिंपल आप देखो ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे मैंने आप लोगों को बताया था एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +7, इसकी कितनी आई +5, इसकी +3 और इसकी आपकी +1, तो सबसे ज्यादा ये हो जाए। ठीक है, ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट ये भी आता है आपके इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे, नहीं तो हम एक कभी अपन को टाइम मिलेगा तो अपन देख लेंगे कंजुगेट बेस, वैसे आप लोगों को पता भी होगा, फिर भी कभी 5-7 मिनट के लिए डिस्कस कर लेंगे उसको। ठीक है, तो आप इसको ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जिसकी जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ठीक है, वो उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, यस मैम। मैम। ये यहाँ पे ये लगा दो काटा।
ठीक है, वो एक्चुअली वो दोबारा रिपीट हो रही है। ठीक है, तो बस आपको आज इतना ही रखना है। कल मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करूंगी इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, छोटा सा ही है, 15 से 20 मिनट का ही है। और फिर उसके बाद ग्रुप 18 तो बहुत ही छोटा है, 25 to 30 मिनट्स का है, उसको करके पीप लोग को फाइनली खत्म करेंगे। तो जितना अभी मैंने करा दिया प्लीज उतना कर लेना, ये वाले स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ नहीं करना, 7 बॉन्ड बनाता है तो 1 2 3 4 5 6, इसने देखो 7 पूरे बना लिए, तो इसके पास लोन पेयर ही नहीं है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी आनी चाहिए आपको, कैसे बनाओगे, A1 2 3 4 sp3 है ना। इसमें देखो +5 वाले में 1 2 3 4 5 एक लोन पेयर आ जाएगा, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं मैं अभी अपलोड कर दूंगी इसकी तो। ठीक है, आप ऐसे ही Cl की हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं हर वाले केस में। ठीक है, तो लोन पेयर काउंट करना मत भूलना, वो इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है बच्चे, तो चलो ठीक है, जितना मैंने सोचा था उतना मैंने करवा दिया, अभी तुम्हारा थोड़ा सही रहेगा।